आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे आप आज के दिन से शुरू करके, जब से आपका ये सेशन शुरू हो रहा है, आज के दिन से शुरू करके आखिरी के दिन तक क्या आपका एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जिससे कि आप एटलीस्ट 95% स्कोर करके आ सको। ये स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। लाखों लोग लाखों बहुत सारी चीजें आपको बता रहे होंगे, पर क्या ऐसी प्रूवन चीजें हैं जिससे आप बहुत आसान तरीके से 95% से ऊपर स्कोर ला सकते हो, वो प्रूवन स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। 4 साल हो चुके हैं यार मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। 4 साल में मैंने लाखों बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, आपको लग रहा होगा कि भैया यार मेरा 8th अच्छी नहीं थी, मेरी 9th अच्छी नहीं थी, मैं इतने अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाया था। क्या मैं भी इस 10th के एग्जाम में एटलीस्ट 95% स्कोर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकती है। जो जो चीजें यहां पे मैं आपको बता रहा हूं उसको बिल्कुल लकीर मान के फॉलो कर लेना। आप ये देखोगे कि हाँ यार भैया, इस साल जो शोभित भैया हमेशा बोलते हैं, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, हमेशा मैं उनको ये बोलता हूं कि अगर आप शोभित भैया से पढ़ रहे हो तो आपका जो एम है वो 100/100 होना चाहिए। और अगर आप शोभित भैया से मैथ्स पढ़ रहे हो तो 100 नंबर आपको कहीं नहीं गए, ये मैं गारंटी से लिख के देता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बिल्कुल एक कॉपी पेन लेके बैठना है, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट करना है। बिल्कुल प्रूवन है, कैसे टॉपर्स लेके आए हैं वो सारी चीज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। शुरू करें। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो होती है आपका सिलेबस। यार हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो एक तो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल में बहुत पूरी डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बना दी है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो ना, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अपना जो न्यू रेशनलाइज एनसीईआरटी है जो सीबीएसई ने दे रखी है उसको फॉलो करो। जो उसमें लिखा है वो आपको पूरा पढ़ना है। सिंपल सी चीज। जो आपकी रेशनलाइज वाली एनसीईआरटी आपको पता होगा कैसे लेनी है। आप जाओ गूगल पे, जाओ गूगल पे जाके आपको बस सर्च करना है। ठीक है, गूगल पे जाओगे आप, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे। सर्च करने पे आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, जैसे मैं इस पे गया है ना, ये एक्चुअली क्या है, मेरा स्टूडियो नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। हाँ, रेशनलाइज एनसीईआरटी मैथ्स में आप गए। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आप जैसे लिखोगे चैप्टर नंबर 1, तो आपने यहाँ पे लिखा क्लास 10th रेशनलाइज एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1। पहली पीडीएफ आप खोलोगे, पहली तो ये आपकी रेशनलाइज एनसीईआरटी है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेशनलाइज एनसीईआरटी, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने लिख रखा है रेशनलाइज 23-24। यही आपका सेम सिलेबस है जो आपके सीनियर्स वाला था, लास्ट ईयर वाला सिलेबस, सेम वही सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। हर एक चैप्टर की आपको रेशनलाइज एनसीईआरटी गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो पहला काम जो मैंने आपको बताया वो होता है आपका कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपको यहां से पता चल गया कि आपने रेशनलाइज एनसीईआरटी पढ़ ली, वरना नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, वो आपने देख लिया। ये हो गया, सिलेबस हमें पता चल गया। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो होती है कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। अगर आप आरंभ बैच में हो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपर्स का बैच है, तो आप अगर आरंभ बैच में हो तो आरंभ बैच में हर चीज कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। चाहे जितनी भी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हैं वो सारी चीज और एक्स्ट्रा इससे भी वो सारी चीज वहां पे कवर हो रही होंगी। तो वो जो बच्चे जो आरंभ बैच वाले हैं उनको टेंशन नहीं लेनी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। जो 1999 वाला हमारा प्राइस है, 1999 वाला जो प्राइस है, वो लास्ट 200 कूपन हमें पता चले हैं हमारी टेक टीम से कि लास्ट 200 कूपन हमारे बचे हैं। तो लास्ट 200 कूपन है, 1999 वाला प्राइस जो है आपको मिल जाएगा। NEXT20 ये आपका कूपन कोड है, इसको यूज करोगे आपको 1999 में पूरे साल का बैच मिल जाएगा, जिसमें साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, हर एक चीज आपको पढ़ाई जा रही होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज होती है आपकी रामबाण। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी कि आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से आनी चाहिए। ये होती है आपके सबसे पहली प्रायोरिटी। यार एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होना चाहिए। कोई आपको रात को सोते हुए उठ के पूछ ले कि इस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। ये होती है आपकी पहली प्रायोरिटी। सेकंड जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आरडीआरएस। मेरे से यार काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया खाली एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या, हमें और कोई बुक नहीं करनी है क्या? हो सकता है तब जब बिल्कुल आखिरी टाइम है तब मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार हाँ बोर्ड का टाइम है, अब तो आरडीआरएस कर ले और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो कर ले, तो एटलीस्ट 80-90 तो लेके आ जाएगा। पर अभी हमारे पास पूरा साल है, तो पूरे साल में मैं ये कहूंगा कि आज से 2 साल पहले मैं नहीं कहता था, अब मैं बिल्कुल कहूंगा कि आरडी या फिर आरएस दोनों में से कोई भी एक बुक उठा लो। दोनों में से आरडी उठा लो, आरएस उठा लो, एक बुक उठा लो, उसी पे स्टिक करो, उसको पूरा करो। पहली आपकी प्रायोरिटी है एनसीईआरटी, बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी होती है आपके आरडी आरएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको शुरू से लेके एंड तक सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने आप।
ये जरूरी है। आरंभ बैच में मैं करवा रहा हूँ, बीच बीच में मैं इंटीग्रेट करूंगा क्वेश्चंस को जब मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को। तो पहला होता है आपका एनसीईआरटी प्रायोरिटी होती है बुक्स में, दूसरी होती है आरडीआरएस, तीसरी जो चीज होती है जो आपको रिसोर्सेज में फॉलो करने हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो सीबीएसई पिछले सालों में पूछ रही है, जैसे आपके सीनियर से क्या पूछा था, उससे उनके सीनियर से क्या पूछा था, उनके सीनियर से क्या पूछा था। तो एक पूरी लिस्ट होती है कि इस चैप्टर से, जैसे आपने चैप्टर नंबर रियल नंबर्स उठाया, पहला चैप्टर है आपका, तो रियल नंबर्स में सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे भैया ये भी शोभित भैया ने दे रखे हैं आपके, मैं नीचे एक पीडीएफ का लिंक दूंगा, उस पर जाके आप क्या कहते हैं उस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें सारे मैंने चैप्टर्स के दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी, आरडीआरएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लास्ट में होता है आपके क्वेश्चंस बैंक्स या फिर सैंपल पेपर। ये बिल्कुल एंड टाइम पे हमें करने होते हैं सैंपल पेपर वगैरह, तो उसके लिए मैं आपको उस समय बताऊंगा। मेन अभी ये 3 चीजें हैं जो आपको रिसोर्सेज में फॉलो करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या फाइनल स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे आपको 100 लोग अलग अलग बताएंगे। मैं आपको वो बता रहा हूं जो प्रूवन है, सबसे आसान है, और उससे बच्चे स्कोर लेके आए हैं, आपके सीनियर्स फोड़ के आए हैं, आप भी फोड़ के आओगे। सबसे पहली चीज, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पकड़ा कि पिका चैप्टर, आपने पहला चैप्टर उठा लिया रियल नंबर्स, तो सबसे पहली चीज होती है आपकी कि आपने कोई वन शॉट वीडियो देखी। ठीक है, यूट्यूब पे बतेरी वन शॉट वीडियो दे रखी है, बहुत सारे चैनल्स ने कर रखी है, मैंने कर रखी है, मैंने पढ़ा रखा है, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण चैनल है, उसमें मैंने हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है। तो पहला काम क्या होगा आपका, कोई एक वन शॉट वीडियो उठाओ, वन शॉट वीडियो उठा के उससे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। आपको पता चल जाएगा कि यार इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता चल जाएगा, पहली। दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन या बड़े से बड़ा क्वेश्चन, वो आपको करना है, अपने हाथ से फाइनल आंसर निकालना है। ये मत सोचना कि भैया बस फॉर्मूला लिख दिया हो गया, नहीं नहीं नहीं, आखिरी तक आंसर निकालना है हर एक क्वेश्चन का जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये होगी आपकी दूसरी चीज। तो पहले हमने वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि यार किस तरह के सवाल सीबीएसई जनरली पूछता है, वो पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप होगा वो होगा आरडी और आरएस करना, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं सारे चैप्टर्स के लिए करो, मैं तो कह रहा हूं कुछ के लिए करो। कौन से बड़े बड़े चैप्टर्स, लिख लेना, नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, फिर उसके बाद आपका आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, आ गया आपका सर्कल्स, आ गया आपका, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको करना जरूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ये वाला चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी। इन 3 चैप्टर के आपको करने जरूरी हैं। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के आइडिया मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर्स जो मैंने बोले हैं इनके आपको कर लेने हैं। तो फिर से फ्लो बता रहा हूं मैं आपको, एक चैप्टर उठाया, वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट के बाद उसके एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, सारे करने हैं कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो चैप्टर मैंने आपको बताए उनकी आपको क्या करना है, आरडी या फिर आरएस में से कोई भी एक बुक उठा लो, दोनों अच्छी है, उसको उठा के उसके क्वेश्चन आपको करने हैं। लास्ट स्टेप आता है आपका रेगुलर रिवीजन करना। रेगुलर रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका आज पे क्वेश्चन आप कर रहे हो, आज इस चैप्टर को कर रहे हो, आज से 1 साल बाद आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आपको कैसे याद रहेगा चीजों को लॉन्ग टर्म में, जैसे याद रहेगा कि आप रेगुलर रिवीजन करोगे, इस तरीके से याद रहेगा। तो रेगुलर रिवीजन करने का क्या तरीका भैया बढ़िया होता है, मैं कहता हूं सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो होता है कि रोज एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन रैंडमली उठा लो। कि भाई आपने क्या करा, चैप्टर नंबर मान लो आपके अभी तक 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, तो आपने आरडी खोली, रैंडम कोई भी पेज खोला, उसमें से 5 क्वेश्चंस उठा लिए। कि भाई मैंने मान लो आरडी खोली, ऐसे खोली, उसमें से 5 क्वेश्चन उठाए, उन रैंडमली 5 क्वेश्चंस को आपने करना शुरू कर दिया। रैंडमली 5 क्वेश्चंस उठाए रोज के। तो एक दिन मान लो चैप्टर नंबर 3 के 5 क्वेश्चन उठ गए, एक दिन मान लो चैप्टर नंबर 4 के 5 क्वेश्चन उठ गए, एक दिन मान लो चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन उठ गए। तो रैंडमली आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे और उनको आपने कर लिया। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में हर एक चीज याद रहेगी। जब आप मान लो 8वें चैप्टर पे होगे और 8वें चैप्टर के दिन आप मान लो रैंडमली कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हो किसी पिछले चैप्टर के, तो आपको वो चैप्टर जो है वो रिवाइज होता रहेगा। भूल जाओगे तो रिवाइज कर लेना, मान लो आपसे नहीं हुआ क्वेश्चन तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। यही जो चीज है, यही जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यही चीज मैं आपको आरंभ बैच में जो भी मेरे बच्चे होते हैं, मतलब बैच के बच्चे होते हैं, उनको मैं डीपीपी में करवा रहा होता हूँ। इसे ही मैं डीपीपी कहता हूं, मैं रेगुलरली डीपीपी देता हूं, रोज डीपीपी देता हूं, जिससे कि बच्चों को क्या हो, हर एक चीज याद रहे, हर एक चीज रिवाइज रहे। मान लो हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं, तो मैंने पहले तीसरे चौथे चैप्टर के क्वेश्चन डीपीपी में डाल दिए। ये मैं आरंभ बैच में दे रहा होता हूँ, जिससे कि बच्चे का रेगुलर रिवीजन होता रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली, क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस ये
एक चैप्टर उठाया, एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के बाद उसका एक चैप्टर उठाया, वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, उसके बाद आरडीआरएस करा, ये चैप्टर खत्म, साइड में हटा दो। दूसरे चैप्टर उठाया, इस तरह से करा, तीसरा चैप्टर उठाया, इस तरह से करा, और रेगुलरली रिवीजन करने, रोज के 5 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल। समझ में आ गई मेरी बात? अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या प्रो टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट 200 कूपन बचे आराम बैच में, तो आप नेक्स्ट 20 कूपन कोड यूज करके उसको ले सकते हो। कुछ प्रो टिप्स जो आपको दिमाग में रखनी है वो है गिव मैक्सिमम टेस्ट एंड एनालाइज इट। टेस्ट तो मैक्सिमम बच्चे देते हैं, पर उसको एनालाइज बहुत कम बच्चे करते हैं। एनालाइज करना भैया, एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि मान लो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद मान लो आपसे कुछ 4 क्वेश्चंस नहीं बने उस टेस्ट के, तो वो 4 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के थे, उस टॉपिक को रिवाइज करो और वापस से उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। गलतियां करना उसमें कोई बुराई नहीं है, गलतियों को रिपीट करना वो गलत है। फिर से सुनना, गलतियां कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, गलतियों को रिपीट कर रहे हो उसमें दिक्कत है। तो आपने क्या करा, आपने मैक्सिमम टेस्ट दिए और उन मैक्सिमम टेस्ट को आपने एनालाइज करते हुए चले। ये होती है पहली चीज। दूसरी चीज, 10 रुपए की नोटबुक यूज करो। मतलब कि आपने एक 10 रुपए की नोटबुक ले ली, उस 10 रुपए की नोटबुक में क्या करो, ये टॉपर्स करते हैं, हर साल मैं बताता हूं बच्चों को। उसमें क्या करो कि आप जब भी किसी क्वेश्चन में अटकते हो या फिर आपको लग रहा है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा फॉर्मूला है जो मैं बार बार भूलता जाता हूं, इसको मेरे को बार बार याद करना पड़ता है, उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूले को, उस क्वेश्चन को यहां पे लिख लिया, उस फॉर्मूले को, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को यहां पे लिख दिया, कॉन्सेप्ट को यहां पे लिख लिया, उस कॉन्सेप्ट को यहां पे लिख लिया। ये 10 रुपए की नोटबुक आपको कब काम आएगी, आखिरी के टाइम पे जब आप रिवीजन कर रहे होगे, आखिरी के टाइम पे जब आप पेपर देने जा रहे होगे, तो आप क्या करोगे, इस 10 रुपए की नोटबुक को जल्दी जल्दी ऊपर से पढ़ के जाओगे कि ये गलती करता था, ये गलती करती थी, ये गलती करता था, और इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरह से हमारी ये 10 रुपए की नोटबुक काम आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसको यूज कर रहे होते हैं। तीसरी चीज, कैलकुलेशन स्पीड को आपको इंक्रीज करना है। इसके लिए भी आप क्या करोगे, रेगुलर क्वेश्चंस करोगे। वही जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि रेगुलर रिवीजन जो है ये इसीलिए काम आती है कि आप रेगुलरली अगर 8-10 सवाल रोज कर रहे होगे, तो उन 8-10 रेगुलर सवाल से आपका क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रही होगी। समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट जो होता है वो होता है क्वेश्चंस को रटना मत मेरी जान, बिल्कुल भी ये मत सोचना ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है तो इसको रट लेता हूं, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है इसको रट लेता हूं। हर एक क्वेश्चन मैथ्स में लॉजिक लेके बैठता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रटवाता, मैं कहता हूं इसके पीछे लॉजिक है, वो मैं समझाऊंगा। चाहे 1 घंटा लग जाए समझाने में, चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे लग जाए, मैं तो समझा के जाऊंगा हर एक बच्चे को। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को रटना मत। आपका टीचर कह रहा है रटना है तो उस टीचर से मत पढ़ो, साफ कह रहा हूं मैं। क्योंकि अगर आप अभी रटना शुरू कर दोगे तो 11वीं 12वीं में जाके आपको मैथ्स उतनी ही डिफिकल्ट लगेगी। बच्चों को 11वीं 12वीं में मैथ्स इसलिए डिफिकल्ट लगती है, बच्चों को 10th में इसलिए मैथ्स डिफिकल्ट लगती है क्योंकि मैथ्स को समझते नहीं है, वो रट लेते हैं। अगर आप रटोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर टीचर आपको नहीं बता रहा है तो आपका हक बनता है उससे पूछो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। लाखों बतेरी बुक्स हैं, सारी बहुत अच्छी हैं, पर आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप इतना कर लो जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, गारंटी लिख के दे रहा हूं। अगर इसको आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो 95 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अपने। और आरंभ बैच की जो बात है, नेक्स्ट टॉपर्स का बैच है, नीचे लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, उसमें ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, मिलते हैं चैनल पे। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, चलो यूट्यूब बंद कर दो, पढ़ लो, बाय।